हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मुग़ल एम्पायर का आखिरी टॉपिक करने वाले हैं, यानी कि मुग़ल साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन, मुग़ल शासन व्यवस्था। तो मुग़ल साम्राज्य की ये आखिरी वीडियो होगी। आइए शुरू करते हैं, जिससे आपका मुग़ल साम्राज्य कंप्लीट हो जाए और इससे आने वाले क्वेश्चन आपके सही। चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। पहला, मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो विजारत। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि विजारत क्या है इसमें से, तो मंत्रिपरिषद होता था। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था, तो भी विजारत आप मारेंगे। मैं क्वेश्चन के टाइप बता रहा हूँ किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर विजारत नामक पद किस शासन व्यवस्था से संबंधित है, तो मुगल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाबर के शासनकाल में वजीर पद जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? बाबर, यानी कि पहला जो राजा था बाबर, उसी के समय वजीर का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को क्या कहते थे? वकील। ठीक है, आज के टाइम में वकील मतलब लॉयर में समझते हैं, लेकिन मुगल साम्राज्य में सम्राट के बाद शासन कार्यों का सबसे पावरफुल मिनिस्टर कौन होता था? उसको वकील नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके कर्तव्यों को अकबर ने, जो वकील के कर्तव्य थे उसको अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। मतलब जो वकील नाम का एकमात्र पोस्ट होता था, अकबर ने क्या किया? कुछ और पोस्ट क्रिएट कर दिए। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट क्रिएट किए? जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, आप देख लीजिए। दीवान का पोस्ट, मीर बख्शी का पोस्ट, सद्र, उस सद्र और मीर समन, 4 पोस्ट में उसको विभाजित कर दिया। उसके पावर को डिसेंट्रलाइज करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने उसके अपने समय में क्या किया? असद खान, औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद को सुशोभित किया। मतलब असद खान नाम का एक व्यक्ति था औरंगजेब के टाइम पीरियड में, जो लगभग 31 साल तक दीवान बना बैठा रहा, मतलब पावर को कैप्चर करके रखा है। उसके बाद मीर बख्शी के द्वारा, ठीक है, मीर बख्शी के द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जैसे आज के समय में ट्रेजरार होता है ना, मतलब किसी भी पर्सन को जो सैलरी मिल रही है, ठीक है, आर्मी के में सैलरी उसको तब मिलेगी जब वो ऑफिसर साइन कर देगा। तो ऐसे ही उस टाइम जो मीर बख्शी होता था, उनका आर्मी ऑफिसर, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर होता था, वो सरखत नाम के पत्र पर साइन करता था। ठीक है, तभी जाके सेना की जो सैलरी होती थी वो आगे बढ़ती थी। ठीक है, तो पत्र का क्या नाम था? सरखत। ठीक है, जब कभी सद्र न्याय, ठीक है, विभाग के प्रमुख का कार्य, जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तो उसे काजी कहा जाता था। तो इसको देखिए, क्वेश्चन 2 तरह से इसमें बनेगा। काजी क्या काम करता था? पहला, न्याय विभाग का काम, उसका मतलब न्याय का काम किसके पास जाता था? काजी के पास। और कभी कभी सद्र, जैसे ये सद्र उस सद्र है ना, हाँ, तो यही सद्र जब न्यायाधीश का काम करने लगता था तो उसे काजी कहा जाने लगता था। ठीक है, उसके बाद जो लगानहीन भूमि होती थी उसको कहते थे मदद पाश, मदद मास, माफ़ कीजिएगा, मदद माश कहते थे। ठीक है, उसका निरीक्षण कौन करता था? तो सद्र करता था कि कौन सी ज़मीन जो है वो लगानहीन है या फिर नॉर्मल दे दी गई है बिना टैक्स के। ठीक है, उसकी निरीक्षण कौन करता था कि काम कैसा हो रहा है उसके ऊपर, किस प्रकार से उसकी ज़मीन का मतलब तरह से उर्वरता देखता था, या भी जो भी करता हो एग्जैक्टली। बट ये वर्ड आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा घुमाएगा नहीं, वो सीधे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो आपको बस ये याद रखना है कि लगानहीन भूमि जो है, जिसे मदद माश के नाम से जाना था, उसका निरीक्षण कौन करता था? सद्र नाम का जो ऑफिसर था वो करता था। ठीक है, फिर सम्राट के जो घरेलू विभाग थे उसके प्रधान को क्या कहते थे? तो मीर समान। ठीक है, मीर समान। उसके बाद चलिए यहाँ पे कुछ ऑफिशियल के नाम और दिए हैं, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। ठीक है, अब जो सूबेदार होता था, ठीक है, सूबेदार का क्या काम होता था? तो जो प्रांत थे, प्रांतों में शांति व्यवस्था स्थापित करना, किसका काम था? सूबेदार का। यानी कि प्रांत की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसका हेड होता था ये सूबेदार। क्या होता था? प्रांतों की कार्यकारिणी का प्रधान। फिर दीवान कौन है? प्रांतों के राजस्व का प्रधान होता था वो, सीधे शाही दीवान के प्रति इसकी जवाबदेहिता होती थी। ठीक है, उसके बाद बख्शी कौन था? तो जो प्रोविंशियल
आर्मी थी ना उसका चीफ होता था, उसको बख्शी कहते थे। फौजदार कौन होता था? तो जो जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था उसको, ठीक, जैसे आज के समय में आईपीएस होता है ना, ऐसे समझ लीजिए, तो उसको फौजदार कहते थे। तो जिले का जो आर्मी होती थी ना, जो सबसे किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे बड़ी आर्मी थी उसका चीफ, ऐसे समझिए, फौजदार। फिर अगला है आमिल या अमल गुजार। तो जिले का प्रमुख रेवेन्यू ऑफिशियल को आमिल या अमल गुजार कहते थे। राजस्व अधिकारी को जिले लेवल के उसको आमिल या अमल गुजार कहते थे, ठीक है। उसके बाद अगला पोस्ट है कोतवाल। तो नगर के प्रधान को कोतवाल कहते थे। ऐसे एक था शिकदार। शिकदार क्या होता था? तो परगने का प्रमुख अधिकारी। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन को कई पार्ट में बांटा गया था ना, तो जो परगना का लेवल था उसका जो अधिकारी होता था उसको बोलते थे शिकदार। उसके बाद आमिल, ठीक है। आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान को निर्धारित करने का काम आमिल का होता था, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, इस आमिल और इस आमिल के काम लगभग सेम है, ठीक है ना, दोनों रेवेन्यू ऑफिशियल हैं। अब इसको एडिशनल डिपार्टमेंट दिया गया है कि कृषकों के साथ आप मिल के क्या फिक्स रेट करना है, ये सब चीज़ करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसके आंसर मार रहे हैं। अच्छा देखिए, आपको ये चीज़ें याद कैसे होंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखेंगे ना तो नाम आपको अपने आप ही याद होने लग जाएंगे। इसको सबसे पहली बार आप तो ऐसे वीडियो देख लीजिएगा, आपके पास बुक होगी तो बुक सामने रखिएगा, उसके साथ उस पर अंडरलाइन करते चलिएगा। सेकंड टाइम में क्या करना है, ईयरफोन लगाना है आपको, आँख बंद करनी है और वीडियो प्ले कर देनी है। बस आपको कीवर्ड सुनते जाना है। जब आप दूसरे के मुँह से बोलते हुए सुनते हैं ना तो बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी से याद होती हैं। इसलिए हमारी जो सुनने वाली मेमोरी होती है ना, हियरिंग मेमोरी, वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए चीज़ों को सुनने का प्रयास कीजिए। उसके बाद पेन लेके आप वीडियो को साइड में रख दीजिए, या फिर एक ये भी कर सकते हैं, सुनते समय आप लिखते भी जाइए, है ना। मतलब नोट्स नहीं बनाना है, रिवीजन टाइप में। जैसे मैंने आपने रफ पेज उठाया, उसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि आमिल, तो आप लिख लो आमिल, अमल गुजार, अमल गुजार, ये नाम आपकी ज़बान पे चढ़ जाने चाहिए, जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, 2 या 3 बार में। चलिए फिर आगे बात करते हैं। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का जो प्रधान था, ठीक है, उसको क्या कहते थे? तो दरोगा ए डाक चौकी उसका नाम दिया गया था, दरोगा ए डाक चौकी। जितना नाम आज हमें फेमस सब एक के साथ जोड़ दिया। तो दरोगा ए डाक चौकी क्या करता था? वो सूचना और गुप्तचर विभाग का चीफ हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि शरीयत के प्रतिकूल, शरीयत क्या होता है? मुस्लिम कानून, है ना। मुस्लिम का जो कानून होता है, उनका धर्म का कानून, उसको शरीयत कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं शरीयत के प्रतिकूल, मतलब को वायलेशन करने वाले, शरीयत के नियम को ना मानने वालों को, शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। मतलब सोशल ऑर्डर, जैसे कहते नहीं कि सोशल ऑर्डर का ध्यान कौन रखता था? समाज में ऑर्डर बना रहे, ठीक है, रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे, इसके लिए मुहत्सिब नाम का एक अधिकारी था, वो रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा कैसे हुआ था? तो देखिए, सूबा था सबसे पहले, सूबे को सरकार में बांटा गया था और सरकार को परगना में, ठीक है, या महाल में, उसके बाद महाल को जिला में, ठीक है, या फिर इसको दस्तूर भी कहते थे, और दस्तूर को ग्राम में। मैं फिर से अगर आपको बताऊं तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मुगल साम्राज्य को कई सूबों में बांट दिया गया, ठीक है, सूबा। अब सूबे को फिर बांटा गया सरकार में, ठीक है, सरकार के बाद उसको बांटा गया परगना में, ठीक है, परगना या महाल इसी को बोलते हैं। महाल को बांटा गया जिला में, ठीक, या दस्तूर में। उसके बाद जिला को फिर लास्ट में बांट दिया गया ग्राम में। तो ये लेवल है, मतलब सूबा, फिर सरकार, परगना, उसके बाद जिला, फिर ग्राम, ठीक है। इसको भी मतलब याद करने की टेंशन बिल्कुल मत दीजिएगा, 2 बार लिखिएगा, सब याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे याद नहीं हो रहा तो बिल्कुल नहीं याद होगा। उसके बाद प्रशासन की सबसे छोटी इकाई इनके यहाँ ग्राम होती थी, जिसे मवादा या दीह कहते थे, ठीक है। मवादा के अंतर्गत छोटी छोटी जो बस्तियाँ, मोहल्ले होते थे, उनको नागला कहते थे, ठीक है। जैसे आपने कृष्णदेव राय का पढ़ा हो तो नागलापुरम करके उनका एक मंदिर भी है, तो नागला है ना, छोटी छोटी बस्तियों वाले एरिया को नागला कहते थे, ये ध्यान रखिएगा। शाहजहां के शासनकाल में सरकार और परगना के बीच में एक नई यूनिट चलाई गई थी, जिसको चकला नाम से जानते थे, है ना। एक नई इकाई स्थापना हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चकला नाम के नई यूनिट की शुरुआत किसने की थी? शाहजहां के टाइम पर क्रिएट हुई थी, शाहजहां ने की थी, ठीक है।
अब लैंड टैक्स यानी भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की जो भूमि थी वो 3 भागों में विभाजित थी। कौन कौन सी? एक खालिसा भूमि, एक जागीर भूमि और एक सयूरगल या मदद माश। ठीक है, पहला जो खालसा भूमि होती थी वो बादशाह के डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी। ठीक है, राजस्व जो होता था वो डायरेक्ट किसके पास जाता था? बादशाह के पास। दूसरा है जागीर भूमि। तो जागीर भूमि क्या होती थी कि जैसे मान लीजिए कोई किसी जिला का आर्मी का चीफ है, उसको बोल दिया गया कि तुम 10,000 सैनिक रखोगे, तो उसको पैसे नहीं देते थे उन सैनिकों के बदले, बल्कि उनको ज़मीन दे देते थे कि ये ज़मीन लो, इसमें से जो उपज हो अपने सैनिकों का ख्याल रखो और उनको पालो पोसो, लेकिन जब भी हमको ज़रूरत हो तो आ जाना मेरी मदद करने के लिए। तो जो उस टाइम उस आर्मी को चीफ को जो ज़मीन दी गई उसको जागीर भूमि कहते थे। तो तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीर भूमि कहते थे। उसके बाद सयूरगल या फिर मदद माश जो थी वो अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी। ठीक है, जिसे मिल्क भी कहते थे। ठीक है, मिल्कियत डिसाइड होता था ना, अगर आप लोग गांव से रिलेट कर पाए तो मिल्कियत एक होता है कि ज़मीन की मिल्कियत लगती थी कि इसका रेट कितना है इस टाइप का। ठीक है, तो वो मदद माश मतलब कि जो ऐसे दे दी गई, डोनेशन में दी गई ज़मीन, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये अभी से पहले ही आया था कि जो सद्र नाम का ऑफिशियल था वो इसका परीक्षण करता था। ठीक है, आपको याद होगा। उसके बाद बात करें शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर भी कंटिन्यू किया था। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन 2 तरह से बन सकता है कि भू राजस्व हेतु जो राई की पद्धति उसको किसने शुरू किया था? तो शेरशाह ने शुरू किया था। उस शेरशाह द्वारा शुरू की जाई राई की पद्धति को किस मुगल बादशाह ने कंटिन्यू रखा? अकबर ने कंटिन्यू रखा। ठीक है, या फिर अकबर ने शेरशाह द्वारा चलाई गई किस भू राजस्व व्यवस्था को कंटिन्यू रखा? तो राई व्यवस्था को कंटिन्यू रखा। देखा आपने इस क्वेश्चन को घुमा के कितनी तरह से बन सकता है। उसके बाद अकबर के द्वारा करोड़ी नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। ठीक है, कब की गई? 1573 में। ये क्या काम करता था? इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ का दाम वसूल करना होता था। जो एरिया इसको अलॉट होता था वहाँ से एज अ टैक्स, एज अ रेवेन्यू उसको 1 करोड़ अमाउंट उसको वसूल के अकबर को देना होता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन प्रणाली प्रारंभ की। किसकी मदद से? टोडरमल की मदद से। इसलिए इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, इसके तहत जो ज़मीन अब तक 3 भागों में बटी हुई थी मुगल में, अकबर के समय में 4 भागों में बट गई। कौन कौन सी? पोलज, परती, चाचर और बंजर। क्या? PPCB है ना, PCB आप याद कर सकते। PPCB मतलब PC से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और P पागल है ना, पागल PCB, क्योंकि वो इंडिया से क्रिकेट खेलने के लिए कुछ भी करते हैं सब, तो आप याद कर सकते हैं। पहला है पोलज। पोलज कौन सी ज़मीन होती थी? ऐसी ज़मीन जो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती थी, जिसमें नियमित रूप से खेती होती थी, बहुत उर्वरा भूमि होती थी और वर्ष में 2 बार उसमें फसल काटी जाती थी। ठीक है, परती भूमि क्या होती थी? जिस भूमि पर 1 या 2 साल के अंतराल पर खेती, जैसे इस साल खेती हुई फिर अगले साल नहीं होगी, फिर अगले साल 1 साल छोड़ के या फिर 2 साल छोड़ के, ऐसे उसको परती कहते हैं। फिर चाचर ज़मीन, चाचर में 3 या 4 वर्ष का अंतराल करके फिर खेती होती थी। और बंजर में क्या होता था? वो खेती योग्य भूमि होती ही नहीं थी, तो उस पर वसूल टैक्स भी नहीं लगता था, है ना, ये चीज़ है। फिर 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली विकसित की, इसे जब्ती व्यवस्था कहते हैं। मतलब जो खालसा ज़मीन थी ना, जो राजा के अंदर में डायरेक्ट थी, उसके ऊपर भी राजस्व लगाना शुरू किया, उसको जब्ती सिस्टम नाम दिया। ठीक है, इस कर निर्धारण में 2 श्रेणियाँ थी। एक को नाम दिया इन्होंने तखशीश, दूसरे का नाम दिया तहसील। ठीक, उसके बाद औरंगजेब ने अपने शासनकाल में एक प्रणाली शुरू की, उसका नाम है नक्श प्रणाली। ठीक है, और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया, मतलब 50% तक उसने टैक्स लगा दिया। नक्श प्रणाली भी शुरू की और भू राजस्व को 50% तक कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। 3 तरह के किसान होते थे। कैसे? एक खुद कास्त, दूसरे है पाही कास्त, तीसरे है मुजारियन। जो खुद कास्ट होते थे वो किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वो निवासी थे।
मतलब अपने गांव में ही उनकी ज़मीन होती थी, वो सिर्फ खेती करते थे। पाही कास्ट क्या होते थे, ये रहते किसी और गांव में थे लेकिन किसी दूसरे गांव में जाके खेती करते थे, मतलब किराए पे ज़मीन लेते रहेंगे या फिर जिसके भी बंधुआ मजदूर रहे हो, जिस ज़मींदार के अंदर, जैसे होता क्या था कि पहले बहुत बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, तो एक ज़मींदार के अंदर कई गाँव आते थे, तो उसके तहत मान लो किसी ज़मींदार ने कह दिया भाई तुमको ये इस गाँव, तुम रहते इस गाँव में लेकिन तुमको उस गाँव की फलाने गाँव की ज़मीन दे दी गई है, अब तुम वहाँ जाके काम करो, तो इस तरह वाले को पाही कास्ट कहते थे। ठीक है, उसके बाद है मुजारियन। मुजारियन क्या होता था, ये उस तरह के, मतलब वो खुदकास्ट कृषक जो किराए पर भूमि लेकर खेती करते थे, मतलब अपने गांव के अंदर ही दूसरे की ज़मीन को किराए पे लेके खेती करने वाले को मुजारियन कहते थे। समझ गए आप, मतलब अपने गांव में रह रहे हैं लेकिन किराए पे लेके कर रहे हैं, अपनी ज़मीन नहीं है उनकी। मुग़ल काल में रुपए की सबसे ज़्यादा ढलाई किस राजा के समय में हुई, तो औरंगजेब के समय में। ठीक है, फिर आना जो चलता है कि मेरे पास एक को आना नहीं है, आना मतलब सिक्का, सिक्के का नाम आना हुआ करता है, तो आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया, शाहजहाँ ने करवाया। फिर अगला है जहांगीर के समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई गई, मतलब पहली बार जहांगीर के समय में किसी मुग़ल बादशाह ने अपनी आकृति छपवाई है। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपनी एवं नूरजहाँ का नाम अंकित करवाया। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा सिक्का मुग़ल काल का संसब नाम का होता था। ठीक है, सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। ठीक है, और स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। दो अलग अलग क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अगर सबसे बड़ा सिक्का कहे तो संसब, और सबसे प्रसिद्ध सिक्का कहे इलाही, सोने का, है ना। उसके बाद कह रहा है कि मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन, सबसे ज़्यादा ट्रेड किस में होता था, तो चांदी के रुपए में। दैनिक लेन देन के लिए जो तांबे का सिक्का यूज होता था उसका क्या नाम था, तो दाम। ठीक है, 1 रुपये में कितने दाम होते थे, तो 1 रुपया बराबर 40 दाम होता था उस टाइम। अब बात करते हैं मुग़ल सेना में जो उनकी आर्मी थी वो 4 भागों में बटी हुई थी। कैसी, मतलब चतुरंगड़ी सेना कहते थे। ठीक है, पैदल सेना होती थी, घुड़सवार होते थे, तोप खाना चलता था, बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था, याद होगा आपको, पहली वीडियो याद कीजिए। उसके बाद एक हाथियों की सेना होती थी। तो 4 सेना ये लेके चलते थे। उसके बाद मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था पूरी तरह से मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी, और आरंभ किसने किया था मनसबदारी व्यवस्था की, तो अकबर ने। ठीक है, चलिए 10 से 500 तक, ठीक है, 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 वाले मनसबदार को उमरा कहते थे। ठीक है, मैं इस पॉइंट को फिर से आपको बताना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत ही प्लेन चला गया। देखिए 10 से 500 तक मनसब जिनको मिलता था उनको मनसबदार कहते थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 500 से 2500 तक जिनको मनसब मिला उनको उमरा कहते थे, और 2500 से ऊपर मनसब पाने वाले को अमीर आजम कहते थे, मतलब बहुत अमीर हो गया ना तो अमीर आजम। फिर किसी भी, जैसे जात व्यवस्था चलती थी उनके यहाँ। ठीक है, जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का अंदाज़ा लगाते थे लोग। ठीक है, जैसे आज के रैंक, मतलब जात एक तरह की रैंक होती थी, मतलब किस रैंक के ऑफिसर हो, सिंगल स्टार, डबल स्टार, 3rd स्टार, इस तरह का जात होता था। ठीक है, और उसका सवार से क्या, सवार से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता है। जैसे ये 10,000 सवार के ऑफिशियल है तो उनके बाद 10,000 घोड़े होंगे, इस टाइप का। तो सवार से पद, जो सवार का पद होता था वो कितने घुड़सवार दस्ते रखता वो बताता था, और जात से वेतन और प्रतिष्ठा क्या है उनकी वो पता चलता था। ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन है PYQ, इसलिए ऐसा इसको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। अच्छा, ये हमने जहांगीर में कवर किया, यहाँ पे फिर से दिया हुआ है। जहांगीर ने सवार पद में 2 तरह की चीज़ें शुरू की। क्या शुरू की, सवारों के अंदर जो सवार पद होता था उसमें भी क्लासिफिकेशन जहांगीर ने करवाया। कैसे, 2 अस्पा और सी अपसा। ठीक है, 2 अस्पा और सी अस्पा नाम की व्यवस्था शुरू कराई। सर्वप्रथम यह पद किसको दिया गया था, तो महाबत खान को। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए, महाबत खान इससे पहले जहांगीर के एक क्लोज एसोसिएट रहे हैं, उनका जहांगीर का इन्होंने एक काम किया था, वो क्या काम था, कमेंट सेक्शन में अगर आपने वीडियो देखी हो और रिवाइज़ किया हो तो यहाँ पे कमेंट बताइए कि महाबत खान इससे पहले
किस पार्ट की वीडियो में आए थे और क्या काम के लिए वो फेमस है। ठीक है, अब उसके बाद मुग़ल काल में लगान वसूल करने की जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें कुछ टेबल फॉर्म में दिया है, इसको कवर कर लेते हैं। एक है गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, इसको बोलते हैं गल्ला बख्शी। ठीक है, दूसरा है नसक। नसक क्या व्यवस्था थी? तो इसके अंदर खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसको लिया जाता था। ठीक है, यह व्यवस्था किस एरिया में फेमस थी? बंगाल। जैसे मान लो ये खेत है ना, कोई ऑफिशियल आया, उसने देख लिया इस खेत को, कैसे चलो भाई इतना तुमने लगा रखा है, अंदाज़ा लगा लिया कि ये इसमें इतना ज़मीन है, इतनी उपज होगी, और जब फसल कटती थी तो आके उतना जितना उसने शुरू में बता दिया उतना अपना लेके चला आता था। फिर अगला है जब्ती सिस्टम। इसमें क्या होता था कि बोई गई फसल के आधार पर लगान निश्चय किया जाता था, जो नगद कैश में लिया जाता था। ये ध्यान रखना है आपको, जब्ती किस में जाती थी? कैश में। ठीक है, और नशक किस में जाता था? तो नशक आपने देखा ही है कि ये फसल कटने पर लगता था, इसको मतलब फसल के रूप में भी लेते थे। मतलब इसमें जो नशक व्यवस्था थी बेसिकली आपको याद रखना है बंगाल एरिया में चलती थी। गल्ला बख्शी में क्या होता था कि फसल का ही कुछ भाग ले लेते थे, है ना, इसमें भी फसल का ही कुछ भाग ले रहे हैं, लेकिन जब्ती में कैश चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने मुग़ल साम्राज्य 100% लूसेंट से कंप्लीट कर लिया है। ये हिंदी माध्यम वालों के लिए पूरी वीडियो सीरीज़ मैंने बना दी है। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल टेंशन ना लें, उनके लिए प्लेलिस्ट रिकॉर्ड हो चुकी है, विद इन वीक उसको अपलोड कर दिया जाएगा। बस आपका टास्क है इसको बार बार पढ़ के रिवाइज करिए। ठीक है, बाकी जो फीडबैक है आपका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए इसको, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट हो सके। पहली बार मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया है, इससे पहले जितने भी कोर्सेज़ थे जहाँ भी मैंने पढ़ाया है वो सारे पेड कोर्सेज़ थे। फर्स्ट टाइम मुझे यूट्यूब पे पढ़ाने का मौका मिला और आप सभी का फीडबैक काफ़ी अच्छा रहा, इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू रख पा रहा हूँ। तो ये टोटल कोर्स लूसेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और मेरे एक्सपीरियंस से आप सभी को फ़ायदा हो इसलिए काम किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ एंशिएंट इंडिया में, चोला एम्पायर आपको मिलेगा। तो चलिए, धन्यवाद।